हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक 2021 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को लेकर आए हैं, जो कि हमारा एक प्रैक्टिस सेट 1 है। तो इस प्रैक्टिस सेट 1 में हम विज्ञान और फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। और दोस्तों, मान के चलिए कि यदि हम जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, यदि आपने 10 प्रैक्टिस सेट कर लिए तो ये मान के चलिए आपका कोई भी न्यूमेरिकल छूटने वाला नहीं है और कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से छूटने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो हमने बनाया है बहुत ही अच्छे से बनाया है। हर एक क्वेश्चन को देख करके बनाया है। पिछले वर्षों में जो भी पेपर हुए हैं उनकी दृष्टि से देखकर हमने बनाया है। तो देखिए, हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 1 कि एक स्क्रू गेज के शीर्ष को 5 पूरे चक्कर देने पर पेंच 2.5 mm आगे बढ़ता है। यदि शीर्ष के स्केल पर 100 खाने हैं तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 0.05 सेंटीमीटर, बी दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर, सी दिया गया है 0.005 सेंटीमीटर, डी दिया गया है 0.005 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। तो देखिए, अब इसका हम क्या करते हैं, इसका हल भी देख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया, एक स्क्रू गेज के शीर्ष को 5 पूरे चक्कर देने पर पेंच 2.5 mm। यहाँ पे क्या दे रहा है कि पेंच 2 है, 2.5 mm, 2.5 mm और चक्कर कितना लगा रहा है, 5 पूरे चक्कर लगा रहा है। और खाने कितने हैं, 100 खाने हैं। तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक ज्ञात करना है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका हल देखते हैं। 1 मिनट, देखिए यहाँ पे, देखिए 1 मिनट, देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, चूड़ी अंतराल पहले हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए, चक्करों की कितने चक्कर, मतलब कितने चक्कर हमने लगाए और क्या क्या चीज़ था। तो देखिए 2.5 दिया गया था, क्या चीज़ दिया गया था, हमारा क्या चीज़ दिया गया था। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में हमारा दिया गया था यहाँ पे कि जो 5 लगाता है, पूरा चक्कर लगाता है और पेंच का जो है 2.5 mm आगे बढ़ता है। तो चूड़ी अंतराल निकालने के लिए हम इसी को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, फिर इसके बाद आगे की चीज़ों को करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या दिया गया था कि चूड़ी अंतराल निकालने के लिए कितने चक्कर लगाएं और कितना वो था, कितने शीर्ष आगे बढ़ा, उनका क्या करते हैं, डिवीज़न कर देते हैं। उनको क्या करते हैं, डिवीज़न कर देते हैं। यहाँ से देखिए, तो हमारा चूड़ी अंतराल आ जाता है। तो चूड़ी अंतराल के लिए क्या है, 2.5/5। अब इनको जब भाग देंगे तो आएगा 0.5 mm में आएगा। अब अल्पतमांक के लिए हमारा होता है चूड़ी अंतराल बटे गोल पैमाने पर भागों की संख्या। अब भागों की संख्या दी गई थी 100 और चूड़ी अंतराल हमारा निकल के आया 0.5 निकल के आया। तो 0.5 हमने यहाँ पे रखा और 100 से इसको भाग दे दिया। अब जो 100 से भाग दिया तो mm में आया, हमको चाहिए था सेंटीमीटर में। तो फिर 100 से हमने क्या किया, इसमें गुणा करा दिया, तो हमारा आ गया 0.005 सेंटीमीटर, है ना। तो इस प्रकार से हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड आपके जो है एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और कहीं से क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो देखिए, इसमें जो है हमने न्यूमेरिकल को ज़्यादा लिया है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं और आते नहीं हैं। तो बहुत हार्ड आते भी नहीं हैं, इसी तरीके के न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 1 मिनट दिखाते हैं आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक समान बल के अधीन कोई पिंड 10 सेकंड में 7 मीटर की दूरी तय करता है। बल व पिंड के भार में अनुपात होगा। एक समान बल के अधीन कोई पिंड 10 सेकंड, समय का मान क्या दिया गया, 10 सेकंड, और दूरी क्या दी गई है, 7 मीटर, और बल व पिंड के भार में अनुपात पूछ रहा है। बल यानी F और W पूछ रहा है, वो F/W पूछ रहा है कि F और W का अनुपात क्या होगा, यानी कि बल बटे W इनका जो अनुपात होगा क्या होगा। तो देखिए, इसका जो हल है आगे हम देखते हैं। देखिए, इसका हल क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इधर है। देखिए, संकेत और हल। तो देखिए दोस्तों, हमने इसके पहले भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और बहुत ही अच्छे नंबर आए थे हमारे। देखिए, मैथ में हमारे जो नंबर आए थे 200 नंबर में से मतलब मेरे 50 क्वेश्चन में से 48 क्वेश्चन सही थे मैथ में।
क्योंकि मैथ मैंने बहुत ही अच्छे से तैयारी की थी मैथ की। और देखिए फिजिक्स में क्या था, फिजिक्स उतना अच्छा खासा नहीं गया था, फिर भी क्योंकि हमने जो है तैयारियाँ कम समय मिला था और कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमने तैयारी अच्छी नहीं कर पाई, फिर भी हमारा जुमा क्लास बहुत अच्छे आए थे और बहुत ही अच्छे स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ है। तो मतलब बहुत अच्छे कॉलेज मिला है और मेरे दोस्त भी तमाम ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिले हैं, अच्छी अच्छी रैंक आई है। तो देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो हल होगा कि पिंड 10 सेकंड में 7 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड क्या करता है, 10 सेकंड में 7 मीटर की दूरी तय करता है, हमारा दिया गया था। हम क्या करेंगे, गति का समीकरण लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब क्या करते हैं, जो यहाँ 7 यस क्या है, यस क्या, अब इसमें देखिए समझ लीजिए ये क्या क्या चीज़ है। यस हमारा क्या है, दूरी दिया गया है, यू हमारा प्रारंभिक वेग है, टी हमारा समय है, ए हमारा त्वरण है, टी हमारा समय है। तो इस फार्मूले के हिसाब से पहले हम त्वरण ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे यस की जगह पे हमने 7 रखा। अब प्रारंभिक वेग 0 था तो हमने 0 मान लिया, तो 0 था हमारा। अब ए का मान दिया नहीं गया है तो ए हमने रखा नहीं। टी का मान दिया गया था 10 सेकंड, तो हमने यहाँ पे 10 रखा। अब देखिए जब इसको हल किया हमने तो ए की वैल्यू क्या निकल के आई, 14/100 0.14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको अब हल कर सकते हैं, इसका वर्ग करेंगे तो 100 होगा और इसको उधर ले जाएंगे 7 दूनी 14 और 14/100। ए का मान क्या आएगा, त्वरण का मान क्या आएगा, 0.14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए अब एक हमारा क्या होता है, एक संबंध होता है, संबंध हमारा क्या होता है कि F/W यानी कि बल बटे भार बराबर MA/mg। देखिए F बराबर क्या होता है, MA होता है कि नहीं, और W बराबर क्या होता है, mg होता है, ये तो पता ही है। तो उसी के आधार पर हमने इस संबंध को ज्ञात किया है। तो देखिए इस संबंध में क्या करेंगे, m का मान, MA क्या हमारा है, 0.14 है। देखिए m से m कट गया, ए का मान क्या रखा, 0.14, और g का मान क्या रखा, g का मान जानते हो यू कि 9.8 होता है। g मतलब त्वरण, g मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, तो 9.8 होता ही है। अब जब हमने इसको भाग दिया तो हमारा क्या आया, 1/70 आया। तो अब यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ऑप्शन में जहाँ 1/70 दिया गया है वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कहाँ पे दिया गया है, 1 मिनट देखते हैं हम। तो देखिए 1/70 ए वाला दिया गया था, अनुपात क्या था 1/70, तो हमारा क्या आया, ए वाला आया, है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा है कि एक स्प्रिंग तुला को ऊर्ध्वाधर रूप से चढ़ते हुए एक गुब्बारे पर ले जाया गया है। एक स्प्रिंग तुला है, उसको ऊर्ध्वाधर रूप से चढ़ते हुए एक गुब्बारे पर ले जाया गया है। यहाँ पे देखिए, अब यदि स्प्रिंग तुला 15 किलोग्राम का लटकाया हुआ भार 21 किलोग्राम दर्शाए तो गुब्बारे में लगभग त्वरण होगा। अब जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पे कह रहा है कि 10 लीजिए। वैसे तो जी का मान होता है 9.8, पर यहाँ पे कह रहा है कि अब 10 लीजिए। इस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए आप क्या करिए, जी का मान 10 लीजिए। तो एक स्प्रिंग का तुला है, इसको ऊर्ध्वाधर रूप से चढ़ते हुए एक गुब्बारे पर ले जाया गया है। अब स्प्रिंग की जो तुला है उसका 15 किलोग्राम का लटकाया हुआ भार 21 किलोग्राम दर्शाया, तो गुब्बारे में लगभग त्वरण ज्ञात करना है। तो इसका जो हल है हम देखते हैं। तो इसका हल देखिए कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, अब देखिए इस प्रकार से हमारा गुब्बारा है, इस प्रकार से देखिए लटकाया गया है, ऊपर ले जाया गया है और इसका जो भार है वो सब चीज़ें दिया गया है। तो देखिए ये हमारा गुब्बारा है, अब ऊपर की ओर अगर जा रहा है तो मतलब त्वरण ए होगा, और इसका जो मतलब क्रिया क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया जो बल होगा आर जो होगा वो भी ऊपर की ओर होगा और उसका जो भार होगा वो नीचे की ओर लगेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि एक संबंध यहाँ से अगर हम निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा r माइनस mg। r में से देखिए r ऊपर जा रहा है और mg नीचे आ रहा है, यानी कि r में से क्या होगा, mg घट जाएगा। देखिए मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक बल है, r क्या है, बल है, क्रिया प्रतिक्रिया बल है, तो बल बराबर क्या होगा, F बराबर F ही होगा। अब F की जगह पे देखिए हमने क्या रख दिया, r माइनस mg रखा। यहाँ पे देखिए F बराबर F के होगा। अब F बराबर MA वाला हो गया और r माइनस mg इसका हो गया। तो इसी के हिसाब से हमने संबंध निकाल लिया। अब देखिए r माइनस mg और बराबर MA,
अब यहाँ से देखिए आर का मान क्या दिया गया था 21, मतलब जो दर्शाता है 21 किलोग्राम दर्शा रहा था, जबकि हमारा क्या था 15 ग्राम था। तो 21 में से 15 घटा देंगे और बराबर क्या आ जाएगा 15 mA हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब त्वरण हम निकालेंगे, त्वरण का मान निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे जब ए का मान निकालेंगे तो 6g/15, तो यानी 6×10/15। अब जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है हमारा, जी क्या है हमारा यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है। 10 रखेंगे, अब 6×10/15, अब जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4 मीटर/सेकंड²। तो त्वरण हमारा पूछ रहा था कि त्वरण कितना होगा, तो हमने त्वरण निकाल लिया इस फार्मूले के हिसाब से, इस संबंध के हिसाब से ना। देखिए कुछ था नहीं, इसको समझना था, इस पूरे चित्र को समझना था। और देखिए F बराबर F होता है ना, हम जानते हैं कि बल बराबर बल होता ही है। तो एक F इसके लिए हो गया, R - mg के लिए, एक F बराबर m में होता ही है, तो यहाँ पे हमने रख दिया, फिर R की वैल्यू रख दी और यहाँ पे m का वैल्यू रख दिया। G हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण होता है G वैसे ही रहेगा, यहाँ पे m का वैल्यू 15 रखा। A हमारा हमको निकालना था, तो हमने इस प्रकार से क्या निकाला, A को निकाल लिया। तो A हमारा क्या हो गया 4 मीटर/सेकंड², इसका त्वरण हो गया। तो अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ज़्यादा न्यूमेरिकल ही हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने न्यूमेरिकल को ज़्यादा आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 4 ग्राम तथा 16 ग्राम द्रव्यमान के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, उनके रेखीय संवेगों में अनुपात होगा। अब यहाँ पे क्या है, 4 ग्राम का और 16 ग्राम का द्रव्यमान के दो पिंड हैं जो कि समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, उनके रेखीय संवेग में अनुपात ज्ञात करना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का हल, देखते हैं, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का हल क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अब जब दोनों का क्या कहते हैं गति समान है तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा अगर समान तो के ई बराबर ke2 होगा, है ना, ही तो होगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है समान है तो दोनों की के ही होगी और E1 E2 अलग होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे सवाल के हिसाब से कि अगर दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान है तो हमने के E1 बराबर के E2 ले लिया। अब इसके बाद के E1 की जगह हमने क्या लिखा, के से के कटा तो E1 बराबर होता है, E बराबर क्या होता है हाफ mv² होता है, पता ही है। तो हमने क्या किया, हाफ m1 v1² बटे हाफ m2 v2²। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से क्या होगा आगे से, अब देखिए 1/2। अब m1 का मान क्या दिया गया, द्रव्यमान क्या दिया गया था, पहले पिंड का 4 दिया गया था। अब दूसरे पिंड का क्या दिया गया था, 16 दिया गया था, हमने 16 रखा। अब जब इनको हल किया तो हमारा क्या आया, इनको जब हमने हल किया तो v1 बराबर 2v2 आया। अब रेखीय संवेग में अनुपात m1 v1 बटे m2 v2 होता है। संवेग p बराबर क्या होता है, p बराबर mv होता है। तो दो पिंड दिया गया, अलग अलग द्रव्यमान का है, तो m1 v1 और m2 v2 होगा, है ना। दो पिंड के लिए क्या होगा, m1 v1 m2 v2। अब देखिए m1 m2 और v1 v2, m1 का जो द्रव्यमान दिया गया था 4 दिया गया था, हमने 4 रखा। अब v1 हमारा क्या था 2v2 था, तो हमने 2v2 रखा, v2 से v2 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 8/16 मतलब 1/2 आएगा। तो रेखीय संवेग में अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हल था हमारा ये होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, 1:2 आएगा। कौन सा वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है कि त्रुटिपूर्ण तराजू के एक पल्ले में, त्रुटिपूर्ण तराजू क्या है, त्रुटिपूर्ण है, एक पल्ले में वस्तु का भार W1 आता है तथा दूसरे पल्ले में वस्तु का भार जो आता है W2 आता है, वस्तु का सही भार होगा। अब W1 + W2 होगा या फिर W1 + W2/2 होगा या फिर सी वाला √W1 × W2 होगा या फिर W1 × W2 होगा। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए कैसे सही होगा, क्वेश्चन को आंसर देखते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है पिंड का त्रुटि रहित भार, पिंड का जो है त्रुटि रहित भार, ये फार्मूला होता है कि यदि पिंड त्रुटि रहित है तो उसका जो भार होगा √W1 × W2। तो हमने ये तो आपको बताया कि √W1 × W2 ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, √W1 × W2। क्रॉस का मतलब गुणा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले में √W1 × W2 हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक मशीन है जो कि किसी पिंड को t समय तक स्थिर शक्ति से चलाती है। पिंड द्वारा चली गई दूरी समानुपाती होगी। अब पिंड द्वारा चली गई दूरी समानुपाती होगी। अब देखिए एक मशीन जो हमारी है वो t समय तक स्थिर शक्ति से चलाती है किसी पिंड को, है ना। अब देखिए पिंड द्वारा चली गई दूरी का समानुपाती होगा। अब t की घात 3/2 होगा, t स्क्वायर का होगा, t की घात 1/2 के होगा, कि t की घात t के होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर इसका देखते हैं। देखिए इसका जो आंसर होगा कि मशीन क्या है, शक्ति बराबर क्या होता है, W/T होता है, यही तो होता है। 1 मिनट, शक्ति बराबर क्या होता है हमारा, W/T होता है। तो शक्ति मतलब P, W मतलब कार्य बटा समय, इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति होता है। अब इसीलिए W बराबर P×T होगा। हमको W से किया गया कार्य चाहिए ना, तो इसीलिए क्या हमने किया, W बराबर P×T बताया। अब W बराबर होता है F×S होता है, तो पता ही है कि किया गया कार्य लगाया गया बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अब P×T हो जाएगा। अब देखिए F बराबर M में होता है, पता ही है कि F बराबर क्या होता है M में, तो F की जगह M में रख दिया। यस वैसे ही है, P×T ऐसे ही है। अब देखिए M में अब A का मान क्या दिया गया था, 2s/t²। क्वेश्चन में दिया गया था ना कि स्थिर समय में इतना चलाता है, तो वही चीज़ रखा गया है 2s/t²। अब देखिए एस से एस कट जाएगा यहाँ पे, नहीं एस से एस कटेगा नहीं, गुणा हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एस से एस का गुणा होगा, तो m क्रॉस 2s² यहाँ पे होगा बटे t² बराबर P×T। एस बराबर देखिए यहाँ से निकाला है कि एस बराबर 0 + ½ AT², यहाँ से इससे निकाला है। एस का जो वैल्यू निकाला है इसने यहाँ से निकाला है। अब देखिए एस² बराबर क्या हो जाएगा, PT²। ये जो हमारा t है नीचे वाला, ये जो t है उधर जाएगा तो PT² हो जाएगा, और बटे में 2m हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा 2m। s² बराबर क्या हो जाएगा PT² बटे में 2m। अब s² समानुपाती होगा t की घात 3 के। अब इसीलिए s बराबर क्या हो जाएगा t की घात 3/2। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो s² है वो PT² बटे 2m, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा t की घात 3 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से क्या संबंध निकलता है कि ये जो s² है वो t की घात 3 के समानुपाती है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा यस जो समानुपाती हो जाएगा t की पावर 3/2 के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर क्या होगा, t की पावर क्या हो जाएगा 3/2 के हो जाएगा। कहाँ गया, यहाँ पे देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा t की पावर 3/2 के होगा। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा और अपनी नोट्स बुक में लिख भी लीजिएगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है हमारे। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है कि जल में तैरते एक बर्फ़ के टुकड़े का 195 सेंटीमीटर क्यूब आयतन जल से भरा है। यदि बर्फ़ का आयतन घनत्व 0.9 तथा जल का आयतन घनत्व 1.03 हो तो बर्फ़ के टुकड़े का कुल आयतन क्या होगा। अब देखिए जल में तैरते एक बर्फ़ के टुकड़े का 195 सेंटीमीटर आयतन जो है जल से भरा है। यदि बर्फ़ का आयतन इतना है और जल का आयतन घनत्व और जल का आयतन घनत्व इतना है तो बर्फ़ के टुकड़े का कुल आयतन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का क्या करते हैं, आंसर देखते हैं हम। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है। तो हमारा एक फार्मूला होता है कि बर्फ़ के टुकड़े का आयतन बर्फ़ के डूबे भाग का आयतन बटे बर्फ़ के टुकड़े का कुल आयतन बराबर बर्फ़ का आयतन घनत्व जल का आयतन घनत्व, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से यदि हम मान को रखते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा v - 195 बटे v, और बर्फ़ का आयतन घनत्व क्या दिया गया था v-0 और 1.03। अब ये v क्या है, v हमने मान लिया अपने पास से ना, इसको मान लिया गया अपने पास से, हमने माना कि v - 195 बटे v बराबर 0.9 बटे 1.03। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, तिर्यक गुणा करा दीजिए आपस में। तो तिर्यक गुणा जब कराएंगे तो हमारा ये चीज़ बन जाएगा। अब जब इनको हल करेंगे तो v का मान क्या आएगा, यहाँ से देखिए v का मान यहाँ से क्या आ रहा है 1545, क्या आ रहा है 1545 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन हमारा क्या आ गया
जल का जो आयतन था, बर्फ़ का आयतन जो था वो क्या आ गया, 1545 आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर क्या था, 1545 था, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला 1545 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की 8 क्या है, आगे क्वेश्चन क्या है, 8 क्वेश्चन 8 है कि पानी पर तैरती किसी वस्तु का आभासी भार होता है। पानी पर तैरती किसी वस्तु का आभासी भार होता है, वस्तु के वास्तविक भार के बराबर, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर, वास्तविक भार तथा हटाए गए द्रव के भार के अंतर के बराबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा, देखिए पानी पर तैरती, यहाँ पे क्या लिखा है कि पानी पर तैरती किसी वस्तु का आभासी भार वस्तु के वास्तविक भार तथा हटाए गए द्रव के भार के अंतर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वस्तु के वास्तविक भार तथा हटाए गए द्रव के भार के अंतर के बराबर होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया होगा वही सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या था हमारा, 8 का क्या कौन सा सही है, सी सही है, जो हमने अभी बताया कि जो है वास्तविक भार उसके अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, वास्तविक भार तथा हटाए गए द्रव के भार के अंतर के बराबर होता है। तो ये सी वाला सही है, सी वाला इसमें क्या है, सही है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है कि एक तापमापी पर हिमांक 20 डिग्री तथा क्वथनांक 150 डिग्री है। यहाँ पे देखिए कि एक तापमापी पर जो है, एक तापमापी पर हिमांक 20 डिग्री तथा क्वथनांक 150 डिग्री है। इस तापमापी पर 80 डिग्री सेल्सियस का ताप होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि डिग्री सेल्सियस में जो संबंध होता है कि C बराबर T माइनस T1 और 100/100 बराबर T माइनस T1 और T2 माइनस T1, ये हमारा संबंध होता है। जहाँ T1 क्या है, दोषयुक्त तापमापी पर हिमांक 20 डिग्री सेल्सियस जो हमारा दिया गया था। T2 क्या हमारा है, दोषयुक्त तापमापी पर क्वथनांक 150 डिग्री जो हमारा दिया गया है। T क्या है, दोषयुक्त तापमापी से मापा गया ताप। अब C क्या है, सही तापक्रम 80 डिग्री सेल्सियस जो हमारा दिया गया है। अब देखिए इसलिए 80/100 और T माइनस 20 150/20 यहाँ पे हमने मान रख दिया है इस प्रकार से। अब देखिए आगे क्या है, आगे इसका हल क्या है, यहाँ पे देखिए। और जब हम इसको हल करेंगे तो आ जाएगा कि 80/100 T माइनस T20 130। अब जब इनको हल करेंगे तो हमारा T का मान क्या आएगा, 124 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो 124 डिग्री सेल्सियस क्या आ जाएगा, वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, 124 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये वाला। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, 124 डिग्री सेल्सियस वाला होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जल को 20 डिग्री से 0 डिग्री तक सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, इसका आयतन होगा। जल जो हमारा है उसको 20 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा, पहले से कम होता है फिर बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, लगातार बढ़ता है लगातार कम होता है। तो इसका देखिए इसका जो उत्तर होगा हम दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर होगा हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 20 डिग्री से 4 डिग्री तक ठंडा करने पर, जल को 20 डिग्री से 4 डिग्री तक ठंडा करने पर जल का आयतन कम होगा कि, और 4 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा करने पर आयतन बढ़ेगा। तो 20 डिग्री से 4 डिग्री तक ठंडा करने पर क्या होगा, जल का आयतन कम हो जाएगा, और 4 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा करने पर आयतन बढ़ेगा। तो ये क्या है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा, 10 का आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, 8, 9, 10, ए वाला सही होगा ना। तो यहाँ पे जो ए वाला हमारा है वो हमारा सही हो जाएगा। ए वाला क्या है, पहले कम होगा और फिर बढ़ेगा, क्योंकि 20 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। तो उसमें दिया गया था कि 20 से 4 तक अगर करेंगे तो बढ़ेगा, फिर इसके बाद घटेगा। तो वही क्या हो जाएगा, पहले कम होगा फिर बढ़ेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारा है कि माइनस 10 डिग्री सेल्सियस की 80 ग्राम बर्फ़ को वाष्प में परिणत करने के लिए आवश्यक ऊष्मा होगी। बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा दी गई है 0.5 कैलोरी पर ग्राम, और माइनस 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा दी गई है 80 कैलोरी पर ग्राम। भाप की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी पर ग्राम। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा,
19 120 कैलोरी वाला, 18 440 वाला कि 19 480 58,000 वाला, कौन सा सही होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि 80 ग्राम बर्फ़ को 10 डिग्री तक 80 ग्राम बर्फ़ को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक आने में आवश्यक ऊष्मा, 80 ग्राम जो हमारा बर्फ़ है उसको 10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक आने में जो आवश्यक ऊष्मा होगी हमारी क्या होगी, ms इंटू डेल्टा टी। ये वाला फार्मूला लगा करके m का मान जो दिया गया था हमने 80 रखा, s का मान जो दिया गया था हमने वो रखा, और समय में जो परिवर्तन दिया गया था हमने वो रखा। इसके बाद क्या आ गया, 400 कैलोरी इसका जो उत्तर हो गया। तो हमारा आवश्यक ऊष्मा क्या निकल के आया, 400 कैलोरी निकल के आया। तो अब देखिए इसमें क्या है कि 0 डिग्री, यहाँ पे देखते हैं कि 0 डिग्री 1 मिनट कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 80 ग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने में आवश्यक ऊष्मा m इंटू एल, तो 80 गुणे 80 64 6400 कैलोरी। अब 80 ग्राम को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 ग्राम डिग्री सेल्सियस तक आने में आवश्यक ऊष्मा ms इंटू डेल्टा टी, 80 गुणे 1 और 100 में से 0 जाएगा, यानी कि डेल्टा टी हमारा क्या समय में अंतर है, प्रारंभिक समय 100 होगा और 0 होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 8000 कैलोरी इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए आगे क्या है कि 8 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस वाले जल को भाप में परिणत होने के लिए आवश्यक ऊष्मा। अब देखिए 80 गुणे 540 43,200 कैलोरी, यानी कितना आ जाएगा 43,200 कैलोरी यहाँ तक आएगा। फिर कुल आवश्यक ऊष्मा हम निकाल लेंगे, तो जो हमने निकाला है देखिए 400 पहले, फिर 6,400, फिर 8,000, फिर 43,200, तो हमारे कुल मिलाकर के कितना आ गया 58,000 कैलोरी। तो इसका जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा 58,000 कैलोरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या हो जाएगा 58,000 कैलोरी हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि एक कमरे की कांच की खिड़कियों का कुल क्षेत्रफल 15 मीटर स्क्वायर है तथा कांच की मोटाई 2 mm है। यदि कांच के अंदर का ताप 20 डिग्री सेल्सियस तथा बाहर का ताप 60 डिग्री सेल्सियस हो तो ऊष्मा किस दर से कमरे में प्रवेश करेगी? कांच के लिए के बराबर 2 गुणे 10 की घात -4 MKS मात्रक है। तो हमारा ऑप्शन है 30 कैलोरी पर सेकंड, 60 कैलोरी पर सेकंड, 20 कैलोरी पर सेकंड, 45 कैलोरी पर सेकंड। ऊष्मा किस दर से कमरे में प्रवेश करेगी? तो देखिए इसका देखते हैं उत्तर क्या है हमारा। इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 12 था। तो 12 देखिए ऊष्मा हानि की दर पहले निकालेंगे हम यहाँ पे। अब ऊष्मा हानि की दर हमको निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दर Q/T बराबर होता है KA θ1 - θ2 बाई टी। तो ये हमारा क्या होता है, संबंध होता है, हमारा एक सूत्र होता है कि ऊष्मा हानि की दर Q/T बराबर KA θ1 - θ2 बाई डी। डी जो होती है हमारी दूरी होती है। यहाँ A जो है 15 मीटर स्क्वायर दिया गया है, डी जो है 2 mm दिया गया है। अब देखिए इसको मीटर में जब चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.002 मीटर। अब देखिए यहाँ ताप परिवर्तन क्या दिया गया है, θ1 60 डिग्री सेल्सियस और θ2 20 डिग्री सेल्सियस। तो और हमारा के जो हमारा है MKS में मात्रक जो है 2 गुणे इसकी घात -4 दिया गया है, तो इसलिए हम इसमें मान रखेंगे और हम वो ज्ञात कर लेंगे, तो परिवर्तन ज्ञात कर लेंगे, ऊष्मा हानि की दर ज्ञात कर लेंगे। Q/T बराबर के का मान हमने देखिए, के का मान हमने यहाँ पे 2 गुणे इसकी घात -4 रखा, ए का मान 15 रखा और इसका जो परिवर्तन रखा 60 में से अगर 20 घटाएंगे तो 40 आएगा और डी का मान हमने यहाँ पे रखा। अब जब इसको हल किया तो हमारा क्या आ गया 60 कैलोरी पर सेकंड आ गया हमारा। तो 60 कैलोरी पर सेकंड इस ऊष्मा जो है प्रवेश करेगी कमरे में। 60 कैलोरी पर सेकंड जो है ऊष्मा कमरे में प्रवेश करेगी। तो इसका जो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए निम्न में से किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो निम्न में से किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो परासर्प तरंगें जो होती हैं उनका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, क्योंकि इनकी जो आवृत्ति होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा है, परासर्प तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, अतः इनकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है।
तो यानी आवृत्ति जो होती है, जिसकी जितना ज़्यादा आवृत्ति होगी उसकी तरंगदैर्घ्य उतना ही कम होगी, जिसकी तरंगदैर्घ्य जितना कम होगी उसकी आवृत्ति उतना ही ज़्यादा होगी। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ना। तो प्रसरप तरंगों की क्या है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी। समझ गए ना बात को। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 वाला देख लेते हैं। एक ही माध्यम में दो तरंगों द्वारा संचरित ऊर्जाओं का अनुपात 9:16 है। इन तरंगों के आयामों में अनुपात क्या होगा। एक ही माध्यम में दो तरंगों द्वारा संचरित, दो तरंगे एक माध्यम में संचरण कर रही हैं और उनकी ऊर्जा का जो अनुपात दिया गया है 9:16 दिया गया है। इन तरंगों के आयामों में अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन इसी टाइप के ही पूछे जाते हैं। हम जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इस टाइप के जितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उनको आप हल कीजिए, और ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, और कहीं से नहीं पूछे जाने वाले, क्योंकि हमने एग्ज़ाम को दिया है, हमने देखा है, इसके पहले के पेपर को देखा है। तो इसी आधार पर हमने क्वेश्चनों को आपके लिए लाया है। इसीलिए हमने आपके लिए क्या लाया, प्रैक्टिस सेट को लाया है। कम से कम हम आपके लिए 10 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिसमें से यदि आपने तैयार कर लिया तो ये मान के चलिए 100% नहीं तो 90% तो क्वेश्चन मिलेंगे ही। 90% ये मान के चलिए क्वेश्चन आपको इस 10 प्रैक्टिस सेट से मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो आप हमको बाद में बताना, और बाकी तो जिम्मेदारी हम लेते हैं यार कि 100 में से तो 90%, 100 नहीं तो 90% क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसी टाइप के मिलेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि यही क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, और हो भी सकता है भी आ जाए, क्योंकि यदि आप इन क्वेश्चनों को, इस टाइप क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन हम कैसे तैयार करते हैं, कोई एक टाइप का क्वेश्चन हम तैयार कर लेते हैं और उसी टाइप के तमाम क्वेश्चन को बाकी देख लेते हैं। तो हम अगर हमारा एक टाइप का क्वेश्चन तैयार रहता है तो बाकी उस टाइप अगर यदि कोई क्वेश्चन आता है तो हम कर ले जाते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, इन क्वेश्चनों को तैयार करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या था, आयाम ज्ञात करना था। ऊर्जाओं का अनुपात दिया गया था, हमको आयाम ज्ञात करना था। तो देखिए I समानुपात ए स्क्वायर होता है, I समानुपात क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, और ये हमारा क्या होता है, E1 बटे E2, A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर। अब देखिए A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर 9/16। ऊर्जाओं का अनुपात क्या दिया गया था, 9/16 दिया गया था। अब इनका जब वो करेंगे, क्या करेंगे, जब इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो 3 का जो वर्गमूल आएगा 3, 9 का वर्गमूल 3 आएगा, 16 का वर्गमूल 4 आएगा। तो यही जो आयाम हमारा है, आयाम में जो अनुपात है A1 बटे A2 क्या आएगा, 3/4 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा हमारा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि इसी टाइप के हम वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होने वाली है। तो इस क्वेश्चन में देखिए 3:4 जो है ये वाला आंसर सही होगा। और जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर हाँ हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक पत्थर 80 मीटर गहरे कुएं में गिराया जाता है। पानी से टकराने पर उत्पन्न ध्वनि 4.24 सेकंड बाद सुनी गई। ध्वनि का वेग है। अब देखिए, अब एक पत्थर था, उसको 80 मीटर गहरे कुएं में गिराया गया। अब पानी से जब वो टकराया तो उसकी जो ध्वनि हमको सुनाई दी 4.24 सेकंड बाद सुनाई दी। ध्वनि का हमें वेग ज्ञात करना, भी बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्वनि का क्या करना है, वेग ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए माना पत्थर पानी से t समय पश्चात टकराता है ना। पत्थर क्या है, पानी से t समय पश्चात टकराता है, तब सूत्र क्या हो जाएगा, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से। अब देखिए इसलिए h बराबर, h की जगह हमारा क्या था, कितना गहरा था कुआं, 80, तो हमने 80 रखा। प्रारंभिक वेग क्या था, 0, तो हमने 0 ले लिया। अब ut तो 0 हो ही जाएगा 1/2। गुरुत्वीय त्वरण हमने g ले लिया। समय तो हमने t माना है तो इसीलिए t स्क्वायर हो गया। अब इसको जब हल किया तो हमारा क्या है, t बराबर 4 आया। अब ध्वनि सुनाई देने में लगा समय, ध्वनि जो है उसको सुनाई देने में लगा समय, तो अब ध्वनि सुनाई देने में कितना समय लगेगा। अब जो हमने ज्ञात किया है उसको घटा दो, 4.2 जो है कितना सेकंड लगा था हमारा, कितना सेकंड लगा था हमारा, 4.24 सेकंड लगा था। अब हमारा जो समय सेकंड आया कि कितना समय लगा पत्थर को गिरने में, तो 4 सेकंड लगा। तो इनको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.24 सेकंड। तब ध्वनि का वेग ज्ञात कर लेंगे। वेग के लिए ऊंचाई और बटे जो लगा समय, तो ऊंचाई के समय को जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 3.33
मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो 333.33 मीटर पर सेकंड ध्वनि का वेग होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 333.33 मीटर पर सेकंड है ना। देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर डी जो है 15 का डी जो है ऑप्शन वो सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। अब 16 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले के एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है, दो समतल दर्पणों के बीच रखे फूल के कुल 11 प्रतिबिंब बनते हैं। दो समतल दर्पण है, उनके बीच कोई फूल रखा है, उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 11। अब दर्पण के बीच का कोण क्या होगा? थीटा ज्ञात करना है। 360 अपान बनने वाला कोण तो 11। इसको जब भाग देंगे तो थीटा का मान आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दर्पण मतलब जो है उसकी संख्या के लिए क्या होता है, दर्पणों की संख्या के लिए क्या होता है, n बराबर प्रतिबिंब की संख्या के लिए क्या होगा? n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1। अभी जब हम इनको भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 11 आएगा, है ना। अब 360 बटे थीटा, n का मान दिया गया था हमें, है ना। तो थीटा हमको ज्ञात करना है, तो 11। और जब इसको इधर उधर करेंगे तो क्या आएगा हमारा? तिर्यक गुणा कराएंगे, फिर इसको इधर लाएंगे, थीटा को इधर ले जाएंगे, 11 को इधर लाएंगे। तो अब इसको जब हम हल करेंगे 360 बटे 12 तो थीटा का मान 30 डिग्री आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो कितना डिग्री का कोण बढ़ेगा, मतलब जो हमारा कोण बनेगा हमारा कितना डिग्री का बनेगा? तो हमारा जो बनेगा 30 डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं कि एक 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक फूल रखा है। फूल के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। 50 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे आभासी की 55 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे आभासी। सी वाला दिया गया 50 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे वास्तविक, 55 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे वास्तविक। अब देखिए इस टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाने वाले हैं। अब देखिए इसके पहले का जो हमने बताया और ये वाला बताया, ये वाला दोनों आप तैयारी कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर फूल रखा गया है, यानी कि वक्रता त्रिज्या आर का मान दिया गया है और दर्पण से दूरी दी गई है ना, यू का मान दिया गया है। तो इसके लिए देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन का हल देखते हैं। तो हमारा देखिए क्वेश्चन का हल क्या हो जाएगा, यहाँ यह बराबर r/2। अब देखिए r का मान 100 दिया गया था, तो हम संबंध हमारा होता है कि यह बराबर r/2। तो हम यहाँ से -50 सेंटीमीटर हमने f का मान निकाल लिया। अब देखिए u का मान -25 से था, क्योंकि जो हमारा दर्पण है वो अवतल है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, u का मान -25 हो गया और f का मान क्या होगा, -50 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब सूत्र जो हमारा होता है हमको पता है कि 1/v + 1/u दर्पण का सूत्र होता है 1/f। तो अब v और u का मान u और f का मान दिया गया था, तो हमने u की जगह पे 25 रखा, f की जगह पे 50 रखा। इनको जब हल किया तो u का मान क्या आया, 50 सेंटीमीटर आया। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और क्या 50 क्या प्लस में आया है, क्योंकि वस्तु p तथा f के बीच में है। अब देखिए जब प्लस में आया है तो ध्रुव p और f के बीच में ही तो वस्तु होगी, क्योंकि जो u का मान आया है हमारा 50 आया है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा 50 सेंटीमीटर दूर में बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 18 वाला था ना, तो 18 का जो आंसर हो जाएगा हमारा 17 था, 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे और आभासी बनेगा, आभासी भी बनेगा सीधा भी बनेगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, सूर्य के प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण के क्रम में रंगों सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग होता है। सूर्य के प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम के रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग होता है आसमानी, नारंगी, बैगनी, लाल। तो इसमें जो होता है आवृत्ति इसकी ज़्यादा होती है, इसमें कौन सा होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन होगा यहाँ से देख लेते हैं, 18 का डी होगा। कौन सा होगा, 18 का डी, 18 का डी बैगनी। जो अब देखिए यहाँ पे जो है कि कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में रंगों में
सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग होता है तो बैगनी होता है। अभी पूछ लिया सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग होता है तो बैगनी होगा, क्योंकि जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है ना। तरंगदैर्घ्य जो होती है आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि एक स्लाइड प्रक्षेपी का आवर्धन 8 है। यदि 4 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर स्लाइड पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाए तो प्रतिबिंब का पर्दे पर क्षेत्रफल होगा। तो इसमें जो होगा 1280 इसका जो आंसर होगा। पर इसका जो है हल हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो हल होगा हमारा, यहाँ पे देखिए आवर्धन हमारा दिया गया है 5 और प्रतिबिंब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 8 गुणे 4 दिया गया था तो हमने वो लिखा 8 गुणे 5 लिखा। अब इनका जब गुणा कह रहा तो 32 40 आया तो 1280 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा 8 क्या है आवर्धन हमारा है, 8 यहाँ पे आवर्धन है और 4 है लंबाई 5 है चौड़ाई, तो 8 गुणे 4 और 8 गुणे 5। तो इनको जब गुणा किया तो 32 गुणे 40 और 32 गुणे 40 का जब गुणा किया तो 1280 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इसका जो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 1280 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1280 वाला हो जाएगा, हमने बताया ही आपको। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का 1280 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक हमारा क्या है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमता क्रमशः m1 m2 है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी m1 + m2 होगी, m1 - m2 होगी, m1 + m2 होगी, m1/m2 होगी। अब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पूछ रहा है तो इसके लिए चलो हम हल देखते हैं इसका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा है हमारा यहाँ पे है। अब सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता हमारी होती है अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता गुणे नेत्रिका की आवर्धन क्षमता होती है। तो m1 गुणे m2 होगा, क्या होगा m1 गुणे m2 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा m1 गुणे m2 हो जाएगा, m1 गुणे m2 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 जो है कि एक व्यक्ति 4 मीटर से अधिक दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। एक व्यक्ति है जो 4 मीटर रखी दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग करना चाहिए। 4 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 4 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो अब इसके लिए देखते हैं इसका जो हल है वो देखते हैं। तो देखिए चूँकि जो हमारा व्यक्ति है 4 मीटर की दूरी से अधिक की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, उसे निकट दृष्टि दोष है। जाहिर सी बात है कि अगर वो 4 मीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो उसे निकट दृष्टि दोष है। थ्योरी में आपने पढ़ा ही होगा। उसे ऐसे लेंस का प्रयोग करना चाहिए जिससे दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसके निकट बिंदु पर बने। तो हमारा देखिए यहाँ पे यू क्या हो जाएगा माइनस का इन्फिनेटिव, यानी कि वस्तु जो रखनी चाहिए कहाँ रखी होनी चाहिए -इन्फिनेटिव पर, और प्रतिबिंब क्या हो जाएगा -4 मीटर। अब 1/f 1/v - 1/u इस दर्पण वाले सूत्र से हम जब इसको हल करेंगे तो f का मान क्या आएगा -4 मीटर, -4 मीटर आएगा। क्योंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है अतः उसे अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा -4 मीटर अवतल लेंस का प्रयोग करेगा व्यक्ति जो है 4 मीटर अवतल लेंस वाले उसका प्रयोग करेगा। 4 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग, यानी बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि जब 2 चालक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, यहाँ पे देखिए जब 2 चालक हमारे श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। श्रेणी क्रम का मतलब R बराबर R1 + R2। जब इनको हम जोड़ेंगे तो R का मान क्या आएगा 25 ओम आता है ना। तो ये कह रहा है यहाँ पे जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। चालकों की प्रतिरोध है, अब चालकों का प्रतिरोध क्या है अब देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो है माना 2 प्रतिरोध R1 R2 हैं, हमने मान लिया अपने पास से। अब श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो 25 आता है, तुल्य प्रतिरोध R1 + R2 क्या आता है 25 आता है। अब समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो 1/4 आता है। अब R1 + R2 यहाँ 25 रखा, R1 R2 हमने यहाँ पे 1/4 रखा। यहाँ नहीं समझ में आपको, देखिए कैसे है यहाँ पे तीसरे तिरिया गुणा कराया तो R1 + R2 आया बटे R1 R2। अब देखिए 1/4 पहले से था, R1 और R2 यहाँ पे 25 हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसको जो है हल किया तो हमारा R1 और R2 100 आ गया।
अब जब R1 R2 100 आ गया तो हमने क्या किया यहाँ पे कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 R1 R2 एक संबंध होता है। तो हमने R1 प्लस R2 यहाँ पे रखा और यहाँ पे क्या किया, R1 R2 का मान क्या दिया गया था, 100 दिया गया था, तो हमने 100 रखा। जब इनको हल किया तो R1 माइनस R2 आ गया। जब समीकरण 1 और 2 को अब हल किया तो हमारा R1 20 ओम आ गया और R2 हमारा क्या आ गया, 5 ओम आ गया। तो R1 और R2 कितना आ गया, 20 और 5 ओम आ गया। तो इसमें 20 और 5 जहाँ पे है वो वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि किसी भवन के एक कमरे में 240 वोल्ट 60 वोल्ट का बल्ब लगा है तथा दूसरे कमरे में 240 वोल्ट 100 वाट का बल्ब लगा है। भवन के परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान होगा। 1 एम्पियर होगा, 3/4 एम्पियर होगा, 3/2 एम्पियर होगा, 2/3 एम्पियर होगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों चलो आंसर देखते हैं हम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। अब हम इसके लिए देखो पहले 23 के लिए क्या करेंगे, शक्ति निकालेंगे। P बराबर W1/T कि कितना हमारा शक्ति है, तो W बराबर VIT होता है, तो हमने VIT रखा और V क्रॉस I, T से T कट गया तो V क्रॉस I आएगा। अब I बराबर होगा P/V। हमने यहाँ से क्या किया, धारा और शक्ति और विभवांतर में क्या निकाला, एक संबंध निकाला। अब पहले कमरे में प्रवाहित धारा, क्योंकि हमारा शक्ति दिया गया था 60 वाट दिया गया था और विभवांतर दिया गया था 240 वोल्ट का विभवांतर दिया गया था, है ना। तो हमने इसीलिए इस सूत्र के प्रयोग से, इसकी मदद से हमने I बराबर P/V निकाला। अब इसके लिए पहले कमरे में बहने वाली धारा निकाल ली। अब पहले कमरे में कितनी धारा बहेगी, 60/240, 1/4 एम्पियर पहले कमरे में। अब देखिए दूसरे कमरे में बहने वाली धारा, दूसरे कमरे में बहने वाली धारा I2, तो जो हमारा 100 वाट दिया गया था दूसरे कमरे में और विभवांतर जो दिया गया था 240 वोल्ट दिया गया था। और जब इसको भाग देंगे तो 5/12 एम्पियर दूसरे कमरे में प्रवाहित होने वाली धारा आएगी। अब देखिए चूँकि परिपथ समांतर क्रम में होता है ना। देखिए घरों में इतनी भी लाइटें होती हैं उनमें जो वायरिंग की जाती है समांतर क्रम में की जाती है, इसीलिए क्या होगा, I1 प्लस I2 और समांतर क्रम में धारा क्या होती है, योग में होती है। तो I1 प्लस I2 और जब इनको जोड़ेंगे तो 2/3 एम्पियर आ जाएगा। तो 2/3 एम्पियर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा 2/3 एम्पियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर डी, इसका जो ऑप्शन डी है सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का।